नमस्कार। कथा कहानी के इस चैनल महुआ मोती में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक और समानांतर कथा के जनक, हिंदी के एक दिग्गज साहित्यकार कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना जी की एक रचना का वाचन करने जा रही हूँ। इससे पहले कि मैं कहानी पढ़ूँ, मैं थोड़ा सा आपको कमलेश्वर प्रसाद जी के बारे में अवश्य बताना चाहूँगी। उनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के ज़िला मैनपुरी में 1932 में और उनका निधन हुआ 2007 में। कमलेश्वर प्रसाद जी एक जाने माने कथाकार थे, एक उपन्यासकार भी आप उनको कह सकते हैं। वो कई जानी मानी पत्रिकाओं के संपादक रहे, मीडिया कर्मी रहे। जी हाँ, वो दूरदर्शन से काफ़ी साल जुड़े रहे, दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक भी रहे और दूरदर्शन के पहले स्क्रिप्ट राइटर भी उन्हीं को कहा जाता है। और यदि आपने चंद्रकांता, दर्पण और एक कहानी जैसे हिंदी सीरियल देखे हैं दूरदर्शन पर, तो इन सब की स्क्रिप्ट राइटिंग कमलेश्वर प्रसाद जी ने ही करी थी और उन्होंने कई विधाओं में लिखा। तो उनके करीब 11 कहानी संग्रह छपे हैं, उनके करीब 10 उपन्यास हैं, समीक्षाएं लिखी उन्होंने, नाटक लिखे, यात्रा संस्मरण भी लिखे और धर्मयुग जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया और भी कई सारी पत्रिकाएं। उनकी पहली कहानी 1946 में छपी और ये माना जाता है कि वो एक तरह से नई कहानी के अगुवा रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने हिंदी में एमए किया और नई कहानी के आंदोलन से काफ़ी साल वो जुड़े रहे। उनको काफ़ी सारे पुरस्कार भी मिले, पद्म भूषण से सम्मानित हुए और हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उनकी पुस्तक कितने पाकिस्तान के लिए कमलेश्वर जी को विशेष रूप से याद किया जाता है। उनकी एक छोटी सी बात जो मुझे किसी इंटरव्यू में सुनने को मिली, वो ज़रूर मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि गैरों से मिलना तो है बहुत आसान, पर अपनी हस्ती से मुलाकात बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि ज़िंदगी, उनका कहना है कि बहुत सापेक्ष होती है। वो मेरे अपने वक्त की है, अपने अनुभवों की है और अपने प्रसंगों की है। इसलिए हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से देखते हैं। और जब उनसे पूछा गया कि वो पात्र कैसे चुनते हैं अपने उपन्यासों का, कथाओं का, तो उन्होंने कहा कि मैं कोई एक पात्र नहीं चुनता, मेरे पात्र कई पात्रों का एक समुच्चय होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, उनके दुख दर्द सुनता हूँ, उनके अनुभवों को अपने आप में जब आत्मसात करता हूँ तो मेरा कोई एक पात्र बन जाता है। और कमलेश्वर जी की आज जो कहानी मैं पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। आज़ादी के बाद की उनकी लिखी हुई कहानी है। उस समय भारत आज़ाद तो हो गया था, पर हमारी जो वर्षों की एक गुलाम मानसिकता रही थी, जो अंग्रेज़ों को और जो एक पाश्चात्य सभ्यता को, वहाँ के लोगों को बहुत अधिक ग्लोरीफाई करने की, उनको महान समझने की और उनको अपने से बहुत अधिक समझने की जो एक मानसिकता थी, उस पर चोट करती है इनकी ये कहानी जॉर्ज पंचम की नाक। उस समय की जो दिल्ली की राजनीति थी, उस पर लेखक का आक्रोश इस छोटी सी व्यंग्यात्मक कहानी में व्यक्त होता है। उस समय के भ्रष्ट राजतंत्र, नौकरशाही, उस पर उनकी ये कहानी चोट करती है। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और एक तरह की घबराहट सरकारी अफसरों में दिखाई देती है, उसी का चित्रण किया है लेखक ने एक बहुत ही रुचिकर रूप में। जैसे ही पता चलता है कि विदेशी मेहमान कोई आ रहे हैं, तो कितनी अधिक तैयारियां शुरू हो गई, सुंदरीकरण, शहर का सुंदरीकरण करने के लिए, और उसमें क्या क्या होता है, लोग कैसे कैसे प्रयास करते हैं, यही सब दिखाई पड़ता है। तो एक तरफ तो नौकरशाही पर चोट होती है और दूसरी ओर हम देखते हैं हल्के स्तर की पत्रकारिता। जैसे कि आज भी पाश्चात्य जगत में छोटी छोटी घटनाएं होती हैं और उसको बहुत महत्वपूर्ण बताकर भारत में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार आज से 70 वर्ष पूर्व भी पत्रकारिता जब हल्के स्तर की होती थी, तो इसी तरह की अनावश्यक बातों पर बहुत अधिक
ध्यान दिया जाता था और अखबारों में उसी तरह की कहानियाँ छाप दी जाती थी। तो चलिए सुनते हैं उनकी ये कहानी, जॉर्ज पंचम की नाक। पंचम की नाक। ये बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिज़ाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनके चर्चे हो रहे थे। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थीं कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिज़ाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद उनका जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौर करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफर्स की फौज भी तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थीं कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिज़ाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गईं। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन अखबारों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुख से निकल गया। वो आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। और करिश्मा तो था कि किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी ने किसी को देखा तक नहीं, पर सड़कें जवान हो गईं, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया। लेकिन एक बात बड़ी मुश्किल पेश थी, वो थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक की बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे किसी वक्त। आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाले जॉर्ज पंचम की लाट की नाक
एकाएक गायब हो गई थी। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगाते रहे और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक ना हो। एकाएक ये परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहां सभी एक मत से इस बात पर सहमत थे कि अगर ये नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। उच्च स्तरीय मशवरे हुए, दिमाग खरोंचे गए और तब तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। ये तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वो फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्मरानों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके हुए थे, कुछ उदास थे और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगनी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये लाट कब और कहां बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहां से लाया गया था। सब हुक्मरानों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नजर ने दूसरे से कहा कि ये बताना जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सुपुर्द कर दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेज चीरे गए, पर कुछ पता नहीं चल सका। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर, मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। हुक्मरानों के चेहरे पर उदासी का बादल छा गया। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे ये काम दिया गया कि जैसे भी हो ये काम होना ही चाहिए और इस नाक का दारोमदार आप पर है। आखिरकार मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वो बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चलता तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो अपने हिंदुस्तान में मिलती नहीं। हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत खोज लाने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। वह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरों पर निकल पड़े। कुछ दिन बाद वो हताश लौटे। उनके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उन्होंने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। ये पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीज हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बॉल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि ये बात अखबार वालों तक ना पहुंचे। सभापति की आंख में चमक आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं और अगर इजाजत हो, अगर आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है तो जिनकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा।
सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीरे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वो बंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावस्की, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोक की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की मूर्तियों की परिक्रमा कराया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सबकी नाकें बड़ी निकली। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए कहा, सुना था कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले 3 बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। ये सोचकर वो कलाकार वहां भी पहुंचा, पर इन तीनों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती थी। अब बताइए मैं क्या करूं? राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया था, सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्मरानों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब? ये तो अपनी नाक कटवाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी ओर देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? ये काम मेरे ऊपर छोड़िए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी खाद निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वो सूखने ना पाए। इस बात की खबर औरों को नहीं थी। ये सब तैयारियां भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी। वो उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जाएगी। और वो दिन आ गया। जॉर्ज पंचम के नाक
लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए।